Hello everyone there. This is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, I am going to give word to word explanation of your second chapter on saying please, written by Alfred George Gardiner. इस चैप्टर की समरी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप लोग समरी देख कर आइए, क्योंकि उससे तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर में क्या चीज़ की बात की गई है और अपने को पता चलता है कि ओवरऑल ये स्टोरी में क्या है ना। नॉर्मली भी तुम लोग कोई बुक पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, तो सबसे पहले ओवरव्यू कर लेने का, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन पर जाने का। इससे हमारा दिमाग वो चीज़ को जल्दी ग्रैप्स करता है और हमें वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो हमारा तो समरी प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। आज इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ की बात की गई है, बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल भी देकर समझाया गया है वही दो चीज़ को। कौन सी है वो दो चीज़? गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स। गुड मैनर्स के अंदर आता है पोलाइटनेस, कर्टसी, अच्छा व्यवहार, प्लीज़ का यूज़ करना, थैंक यू वर्ड का यूज़ करना, नर्मता से बात करना, और भी अलग अलग टाइप की चीज़ें गुड मैनर्स के अंदर आती है। बैड मैनर्स के अंदर आता है डिसकर्टसी, बेरुखी से बात करना, इल मैनर, रूडली बात करना, और भी अन्य प्रकार की चीज़ें। तो और ये मैनर्स बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि अगर तुम एक गुड मैनर के इंसान हो, तुम्हारे आसपास का वातावरण हमेशा खुशनुमा होगा, हमेशा स्वीटन होगा। और तुम अगर अपनी लाइफ में बैड मैनर्स यानी किसी से बेरुखी से बात करना, रूड बिहेवियर दिखाना, तो इससे तुम्हारे आसपास का वातावरण हमेशा ख़राब होगा और पॉल्यूट होगा, यानी अच्छा नहीं होगा, ख़राब माहौल होगा। तो यही दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दो लाइन में अगर हम इस चैप्टर को लिखना चाहे तो बस क्या लिखेंगे कि राइटर शोज़ हाउ पोलाइट स्पीच, ही यहाँ पे कौन है? A.G. गार्डनर। तो हम लिख सकते हैं कि द राइटर शोज़ हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीटन एटमॉस्फियर अराउंड एंड हाउ डिसकर्टसी एंड इल मैनर्स स्पॉइल और पॉल्यूट द एटमॉस्फियर। यहाँ पे इट एटमॉस्फियर है, और मैं तो बोलूँगी कि तुम लोग अपने हर चैप्टर का ये जो 3 लाइन होती है, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, इसको तुम लोग रट्टा मार लो, क्योंकि जब तुम लोग को एग्ज़ाम में पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन कुछ आता है या ऐसी कोई भी दूसरा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 2-3 लाइन से अगर तुम अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इतने बड़े 5-6 पेज के चैप्टर को आपने 3 लाइन में समझा दिए। तो इससे पहला ही इंप्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में पड़ जाता है कि हाँ, ये बच्चे ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आया है जब भी इसने लिखा है। तो तुम लोग क्या कर लेना, एक पेज में चैप्टर 1 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, बस 3 लाइन से ज़्यादा तुम लोग एक वर्ड भी नहीं लिखोगे। पूरे चैप्टर को 3 लाइन में तुम लोग समराइज़ करके लिखोगे, ठीक है। उसी तरह फिर सेकंड चैप्टर का तुम लोग वही करोगे, 3 लाइन। कम हो रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही तुम लोग क्या करोगे, 3, 4, 5, 6, टोटल सिर्फ 8 चैप्टर है आपके सिलेबस में। 3 लाइन 8 चैप्टर की अगर तुम लोग रट्टा मार लेते हो तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 24 लाइन्स ही तुम लोग को याद करनी है। और अगर तुम लोग समझ के पढ़ रहे हो तो ये तुम लोग के लिए तो और भी ज़्यादा आसान होगा। और ये चीज़ तो 110% कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये 8 चैप्टर में से कोई ना कोई चैप्टर तो आने ही वाला है, यानी कोई ना कोई 3 लाइन तुम्हारी एग्ज़ाम में यूज़ होने ही वाली है 100%, ठीक है। तो ये चीज़ पे तुम लोग ध्यान दो, पहले ही एक पेपर बना लो। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज़, यानी प्लीज़ कहने से क्या होता है, प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल करने की क्या वैल्यू है, प्लीज़ वर्ड यूज़ करना एक गुड मैनर है, ये इंसान की कर्टसी और पोलाइटनेस को शो करता है। कर्टसी यानी अच्छा व्यवहार, पोलाइटनेस यानी नरमी से बात करना। तो अगर तुम लोग अपनी लाइफ में, तुम लोग अपने डेली बिहेवियर में प्लीज़, थैंक यू, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी लाइफ
बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगी, और तुम्हारे आसपास के जो लोग होंगे ना, वो भी तुम लोग से ऐसे ही बात करने लगेंगे। तो तुम्हारे जो आसपास का माहौल होगा वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा अच्छा रहेगा, और तुम्हारी लाइफ जो रहेगी वो हमेशा स्मूथली चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक इंसिडेंट से। तो देखते हैं वो क्या इंसिडेंट है। द यंग लिफ्टमैन इन अ सिटी ऑफिस who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. तो क्या बताया है, सिटी ऑफिस में एक यंग लिफ्ट वाला काम करता है। तो ये लिफ्ट वाला एक दिन सुबह सुबह क्या करता है, अपने एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर निकाल के फेंक देता है। थ्रू क्या है, थ्रो का पास्ट, फेंक देता है निकाल के। और उसके इस बिहेवियर की वजह से वो पैसेंजर लिफ्ट वाले के ऊपर फाइन लगा देता है कि उसने क्या किया है, ऑफेंस यानी जुर्म किया है। हम देखेंगे आगे कि उसने क्यों फेंका उसको बाहर। वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग, एंड ऑफकोर्स बिना कोई शक के अनडाउटेडली उसका ये बिहेवियर क्या था, गलत था, है ना। कोई एक लिफ्ट वाला अपने पैसेंजर को बाहर फेंक देगा तो ये बिहेवियर अनडाउटेडली बिना कोई शक के गलत ही है। तो क्या होता है, वो क्यों फेंकते हैं, देखो। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ प्लीज। द कंप्लेनेंट एंटर द लिफ्ट, सेड टॉप। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज, एंड दिस कंसेशन बीन रिफ्यूज्ड, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. तो देखो ये 5 लाइन में बताया है कि क्यों उसने फेंका निकाल के। तो किस वजह से ये झगड़ा हुआ था, ये मामला प्लीज़ वर्ड की वजह से हुआ था। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ प्लीज़। तो ये जो कंप्लेनेंट है यानी वही पैसेंजर जिसने कंप्लेन किया उसके बारे में, है ना, कि लिफ्ट वाले ने मेरे को बाहर निकाल के फेंका, यानी ये पैसेंजर कौन हुआ, कंप्लेनेंट। तो ये पैसेंजर लिफ्ट में एंटर होता है और डायरेक्टली लिफ्टमैन वाले को बोलता है टॉप, यानी ऊपर ले चलो। लेकिन लिफ्टमैन बोलता है कि मुझे टॉप प्लीज़ बोलो, यानी कि प्लीज़ मुझे ऊपर ले चलिए। तो जो पैसेंजर होता है वो इस चीज़ को इनकार कर देता है। कंसेशन यानी जो लिफ्ट वाले ने डिमांड किया वो चीज़ को पैसेंजर इनकार कर देता है, इस कंसेशन को इनकार कर देता है। इस चीज़ के रिस्पॉन्स में लिफ्ट वाला उस पैसेंजर के इंस्ट्रक्शन का पालन इनकार तो करता ही है। कौन सा इंस्ट्रक्शन, जो उसने बोला था ऊपर ले चलो, डायरेक्ट टॉप, यानी ऊपर ले जाने से इनकार, डिक्लाइन करता ही है, बल्कि वो पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। हर्ल्ड यानी फेंकना, ठीक है। तो ये तुम लोग ऐसा इमेजिन करो कि एक लिफ्ट है और ये 2 कैरेक्टर का ऐसा सीन चल रहा है। अभी आगे क्या बताया है, अभी अपने को पता है कि ये एक कंटिन्यू स्टोरी नहीं है, ये जो आपका चैप्टर है वो एक ऐसे है, ऑन सेइंग प्लीज़, ये ऐसे है। तो कंटिन्यू स्टोरी नहीं है, बीच बीच में राइटर ने अपनी टिप्पणी भी ऐड करते गए हैं, लेकिन तुम लोग को याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ के ही बारे में राइटर ने बताए हैं। क्या, गुड मैनर अपने आसपास का माहौल अच्छा कर देता है और बैड मैनर अपने आसपास का माहौल ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। ये जो चीज़ हुई, यानी यहाँ पे ये जो घटना हुई वो ऑफ कोर्स क्या थी, वो थोड़ा हद से ज़्यादा हो गई। मैनर यानी वो इंसान ने प्लीज़ वर्ड का यूज़ नहीं किया तो लिफ्ट वाले को वो चीज़ रूड लगी, लिफ्ट वाले को वो पैसेंजर का मैनर अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, सीधा उसको बाहर फेंक दिया। तो ये चीज़ क्या हो गई, टू मच, यानी बहुत ज़्यादा हो गई कि हमें किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो हम उस पर फिज़िकली यानी शारीरिक तौर पे हम उस पर अटैक नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये इंसिडेंट क्या हो गया, टू फार यानी टू मच। डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असल्ट एंड बैटरी। अब ये 2 लाइन को अच्छे से समझो। डिसकर्टसी यानी बदतमीज़ी। बदतमीज़ी बहुत सारे टाइप की होती है। कोई एक बच्चा बड़े इंसान से तू तड़ाक से बात करता है, वो भी बदतमीज़ी में गिना जाएगा। कोई इंसान किसी से बेवजह रूडली बात करता है, बेरुखी से, वो भी बदतमीज़ी में गिना जाएगा।
कोई इंसान किसी को ऑर्डर देता है, ये करके दे वो करके दे, बिना कोई पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल किए कि प्लीज़ ये करके दीजिए वो करके दीजिए, ये ना बोल के वो डायरेक्ट किसी को ऑर्डर दे, तो ये भी एक बदतमीज़ी में गिना जाता है। और ऐसे ही 100 and thousands ऑफ एग्जाम्पल है डिसकर्टसी के। तो डिसकर्टसी बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया कवर करता है, तो कानून इसको अपने अंडर में नहीं ले सकता, है ना। मतलब ऐसा हुआ तो फिर सब लोग पे केस होने लग जाएंगे। अगर डिसकर्टसी यानी बदतमीज़ी को भी कानूनी जुर्म मान लिया गया तो ऐसे तो फिर 90% लोग के ऊपर केस होने लगेंगे। तो इसलिए बदतमीज़ी एक कानूनी जुर्म तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान, अगर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करता है और हम उस पर सीधा हाथापाई शुरू कर देते, शारीरिक अटैक उस पर स्टार्ट कर देंगे, तो ये चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। असल्ट एंड बैटरी यानी फिज़िकल अटैक, हाथापाई, ये सब चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे से किसी ने ऊंची आवाज़ में थोड़ा बात किया और उसके रिस्पॉन्स में मैं उसको अगर सीधा धक्का मार के नीचे गिरा दूंगी, तो उस वक्त मेरे पे कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि लॉ डजंट परमिट एनीवन टू यूज़ वायलेंस, स्पेशली फिजिकल वायलेंस, अगेंस्ट अ रूड पर्सन। कानून हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के साथ हाथापाई करें सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो इंसान रूड था, हमें उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 2 लाइन में यही बताया गया है। आगे यही 2 चीज़ को समझाने के लिए राइटर ने भी एक एग्जाम्पल दिए है। क्या है देखो, इफ़ अ बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस and I knock him down, the law will acquit me. And if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. यहाँ पे देखो, यही 2 लाइन को समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दिए। राइटर बोल रहे हैं कि समझो एक बगलर, एक चोर मेरे घर चोरी करने घुस आता है, और वो चोर को अगर मैं मार गिराऊंगा, नॉक डाउन यानी मैं मारूंगा उसको, हाथापाई करूंगा, तो उस वक्त लॉ मुझे छोड़ देगा। एक्यूट यानी फ्री समवन, उस वक्त मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि चोरी करना एक लीगल ऑफेंस है। उस वक्त जब हम हाथापाई करते हैं तो लॉ हमें छोड़ देगा। और मेरे साथ अगर कोई फिजिकली कोई हाथापाई करता है सामने से, मतलब यानी मैंने कुछ नहीं किया, सामने वाले बंदे ने पहले मुझे मारा, तो उस वक्त जो लॉ होगा वो मुझे इजाज़त देगा रिटेलिएट करने की विथ रीजनेबल वायलेंस। परमिट यानी इजाज़त देगा, परमिशन देगा रिटेलिएट करने की, मतलब वो इंसान ने जितना मुझे मारा उतना ही अमाउंट में मैं उससे बदला ले सकता हूँ। यानी कि कोई इंसान ने मुझे अगर 2 घूसा मारा तो मैं भी उससे 2 घूसे मार के अपना रिटेलिएशन ले लूँगा। यानी जो मैंने वायलेंस किया उस पर वो रीज़नेबल था, क्योंकि उसने भी मुझे उतना ही मारा। ठीक है, तो इस केस में लॉ मुझे परमिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे 2 घूसे मारा तो मैं उसका सीधा, तो मैं उसको 10 घूसे मार रहा हूँ या उसके हाथ पैर तोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ अगर लीगल ऑफेंस है, उस वक्त हम अगर वायलेंस कर रहे हैं तो लॉ हमें छोड़ देगा। अगर किसी ने हमारे साथ हाथापाई की तो हम भी उतनी ही हाथापाई उसके साथ कर सकते हैं, वो चीज़ की हमें कानून इजाज़त दे देगा। लेकिन जो चीज़ लीगल ऑफेंस नहीं है, उस वक्त हम अगर किसी के साथ हाथापाई करेंगे तो उस वक्त हमें सज़ा दी जाएगी। तो डिसकर्टसी एक लीगल ऑफेंस नहीं है, तो हम उस इंसान पे हाथापाई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था वो जो लिफ्ट वाले ने अपने पैसेंजर को फेंका, उसने वो गलत किया था। अभी आगे बढ़ते हैं। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. यहाँ पे 2 लोग की बात की गई थी ना, बगलर और फिजिकल असल्ट करने वाला। तो बगलर ये है और एसेलेंट फिजिकल असल्ट जिसने किया उसको एसेलेंट यहाँ पे बोला है। तो बोल रहे हैं ये इस दोनों केस में मुझे फिजिकल वायलेंस क्यों अलाउड करने दिया गया, क्योंकि बगलर ने और एसेलेंट यानी फिजिकल असल्ट करने वाले ने, दोनों ने क्या करे हैं, कहीं ना कहीं लॉ के, कानून के कमांड्स यानी कानून जो कहता है उसके अगेंस्ट में वो लोग गए।
कानून कहता है चोरी नहीं करना चाहिए, कानून कहता है वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इस केस में हमें इजाज़त है, लेकिन ज़बरदस्ती हम किसी के साथ वॉयलेंस नहीं कर सकते. But no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. तो जैसा मैंने बताई वही चीज़ इधर पे लिखी गई है कि कोई लीगल सिस्टम बैड मैनर्स के ऊपर कानून नहीं बना पाएगा. क्यों? क्योंकि इतने सारे कैटेगरी है ना, 100 and thousands ऑफ कैटेगरी है बैड मैनर्स के. लेजिस्लेट यानी लॉ बनाना, और ना ही कानून अलाउ करेगा ऐसी चीज़ पे वॉयलेंस का यूज़ करना जो कानूनी अपराध नहीं है. ठीक है. एंड आर सिंपैथी विद द लिफ मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल. तो राइटर कह रहे हैं लिफ मैन के लिए सिंपैथी दिखा रहे होगे, उसके बाद उस पर दया खा रहे होगे कि उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए था. तो उन लोगों को ये मान लेना चाहिए कि लॉ ने जो भी किया वो सही किया और रीजनेबल किया. इट वुड नेवर डू इफ़ वी वेर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्कॉल ऑन देयर फेसेस. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमें इस चीज़ की आज़ादी होती कि हमें अगर किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया, या किसी के बोलने का लहजा पसंद नहीं आया, या किसी के फेस का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगा, तो हम उसे मार सकते हैं. अगर ये चीज़ पे कानून परमिशन दे देता है कि हमें अगर किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया, किसी की वॉइस नहीं अच्छी लगी, किसी का एक्सप्रेशन नहीं अच्छा लगता है, तो हम उसे मार सकते हैं. टू बॉक्स पीपल्स ईयर यानी उसके कान पे मार सकते हैं. अगर इस चीज़ की आज़ादी दी गई होती तो क्या होता? आवर फेस वुड नेवर बी आइडियल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे. फिस्ट यानी मुट्ठी, हमारी मुट्ठी कभी खाली ही नहीं होती. आइडल यानी खाली, हमेशा हम किसी ना किसी को घूसा मार ही रहे होते, और उस वजह से हमारे जो शहर का गटर होता वो पूरा दिन पानी से नहीं खून से बहता रहता है ना. सही बात है. अगर ये चीज़ पे ऐसा लॉ बन गया तो हमें किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया और हमने उसे मार दिए और लॉ ने कुछ बोला भी नहीं, तो ऐसे तो यही होगा कि पूरा दिन जो गटर्स होंगे वो खून से बहेंगे. तो इसलिए हम किसी के बैड बिहेवियर पर फिज़िकल वॉयलेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं. तुम लोग भी याद रखना. आगे बढ़ते हैं. I may be as uncivil as I may